थाने पहुंचते ही पुलिस की गाड़ियों ने हमें घेरे में ले लिया। मैं चौथी दफा इस थाने में आ रहा था। अब तो मुझे उसकी दरो दीवार जुबानी याद हो गए थे। थाने का अमला मेरे गिर्द इतनी भारी नफरी देखकर रोब में आ गया। मैं गाड़ी से नीचे उतरा और जल्दी से फहमी के पहलू में जा खड़ा हुआ। थानेदार ने घूरकर मेरी तरफ देखा और फिर आगे चलने का इशारा किया। मैंने बेबसी से फहमी की तरफ देखा। उसने सर हिलाकर मुझे दिलासा दिया और मैं कांपते कदमों के साथ थानेदार के कमरे में पहुंच गया। उस कमरे से मेरी बहुत सी यादें वाबस्ता थीं। उसी कमरे में पहली बार मैं और अब्बा बेंच पर बैठे थे। उसी कमरे में फहमी ने मुझसे अलैदगी में मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की थी। उसी कमरे से मुझे उल्टा लटकाने के अहकामात सादिर हुए थे। आज किस्मत फिर मुझे उस कमरे में ले आई थी। मैं डरते डरते थानेदार की मेज के सामने जा खड़ा हुआ। फहमी आराम से कुर्सी पर बैठ गई। सारा कमरा सिपाहियों से भरा हुआ था। थानेदार ने सिपाहियों को कमरे से बाहर मोहतात अंदाज में खड़ा रहने का हुक्म दिया और फहमी की तरफ मुंह करते हुए बोला, मैडम, क्या वाकई ये आपका शोहर है? फहमी ने कुछ देर थानेदार की आंखों में झांका। शायद वह झूठ सच का फैसला कर रही थी। मैं ये सोच सोचकर हलकान हुआ जा रहा था कि अगर फहमी ने थानेदार को अपने बाप का मुखबर करार दे दिया तो थानेदार मेरी हलवा पूरी बनाकर रख देगा। वो खंकार कर बोली, इस बात का इस केस से क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है मैडम। अगर तो ये आपका शोहर नहीं है तो फिर वाकई ये एक बहुत बड़ा फ्राडिया है, और अगर ये मेरा शोहर है तो फिर तो ये और भी बड़ा फ्राडिया है, क्योंकि इसने आपको अपना नाम शाहरुख बताया है, जबकि शायद आप भी जानती हैं कि इसका नाम कमाला है। फहमी चुप हो गई। शायद सोच रही थी कि थानेदार को अपने राज में शरीक करे या ना करे। थानेदार उसे अपनी कामयाबी समझा और बात पर मजीद जोर देकर बोला, इसने कल शाम बैंक में रिवॉल्वर की नोक पर 20 लाख रुपए लूटे हैं, और मैडम 20 लाख कोई मामूली रकम नहीं होती। वो ये नहीं था। फहमी के मुंह से बेइख्तियार निकला। थानेदार चौंका। क्या मतलब? तो फिर कौन था? फहमी नाखून चबाने लगी और मेरे दिमाग में एक जोरदार धमाका हुआ। फहमी के इस जुमले ने मुझ पर बहुत सी बातें खोल दी थी। मुझे याद आ गया कि मैं फहमी का मुंह बोला खावंद हूँ, असली खावंद, यानी कि शाहरुख की शक्ल भी तो मुझसे मिलती है। तो क्या ये डाका शाहरुख ने डाला था? लेकिन वो कैसे यहाँ आ सकता है? वो तो हांगकांग में है। मैं आपसे अलैदगी में कुछ बात करना चाहती हूँ, फहमी ने थानेदार से कहा। थानेदार ने एक लम्हे के लिए चौंक कर मेरी तरफ देखा, फिर सर में खारिश करते हुए बोला, अच्छा, आइए दूसरे कमरे में चलते हैं। मेरे पेट में गड़बड़ होने लगी। ये दोनों पता नहीं क्या मंसूबे बनाने लगे थे। मैंने जल्दी से कहा, फहमी, जो बात करनी है यहीं कर लो ना। उसने फिर मुझे घूरा और कुछ कहे बगैर थानेदार के पीछे पीछे कमरे से बाहर चली गई। मैं कमरे में अकेला था, लेकिन कमरे के बाहर पुलिस का सख्त पहरा था। मैं जिंदगी के एक फैसलाकुन मोड़ पर पहुंच चुका था। मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि मामला कुछ और है। फहमी यकदम ही मेरे साथ नर्म हो गई थी। ऐसा अमूमन उन हालात में होता था जब वो मुझसे कोई काम निकलवाना चाहती थी। दोनों को गए हुए 15 मिनट से ज्यादा हो चुके थे और मैं इंतजार कर रहा था कि कब फहमी आकर मुझ पर जूतियों की बारिश करती है। थानेदार के बारे में जितने झूठ मैंने उससे बोले थे, अगर आज उनमें से कोई एक भी खुल गया तो लोग अपने बच्चों का नाम कमाला रखना छोड़ देंगे। मेरी सोच के ताने बाने थानेदार के बूटों की ठक ठक सुनकर टूट गए। वो एक झटके से अंदर दाखिल हुआ और सीधा अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ा। मैंने उचक कर देखा, फहमी उसके साथ नहीं थी। मैंने फौरन पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। थानेदार ने कुर्सी पर बैठते हुए अपनी मूंछों को एक बल दिया और फिर मक्काराना मुस्कुराहट के साथ बोला, बैठ जाओ। है जी, मैं बौखला गया। बैठ जाओ, बैठ जाओ, डरो मत, उसने दोबारा मुझे पिचकारा। नहीं जी, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। ओए बैठो, वो गर्जा और मैं एक धमाके से बैठ गया। फहमी पता नहीं कहाँ मर गई थी। जरूर कोई ना कोई डील हुई थी, वरना थानेदार मुझे बैठने के लिए ना कहता। देखो, मैडम ने तुम्हारी सिफारिश की है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि तुम्हें छोड़ दिया जाए। मैं खुश हो गया और जल्दी से दायां हाथ माथे तक ले गया। बड़ी मेहरबानी जी, मौला खुश रखे, भाग लगे रहें, आपके बच्चे जिए। शाला तत्ती हवा न लगे, शाला झुग्गी बादल हुए। मुझे अचानक भोला याद आ गया। ओए तुम मरासी तो नहीं? थानेदार चौंका। नहीं जी, आजकल हम राजपूत होते हैं। देख गंजे, मैं वाकई तुझे छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। हुक्म करें जी, तुम्हें 3 लफ्ज कहने होंगे। थानेदार ने राज तराना लहजे में कहा और मैं बेंच पर बैठे बैठे लड़क गया। फिर वही 3 लफ्ज। ये 3 लफ्ज तो मेरी जान को आ गए थे। जहां भी ये 3 लफ्ज आते थे एक नया फसाद शुरू हो जाता था। अम्मा अब्बा की जिंदगी में भी यकीनन 3 लफ्ज आए थे, जिसके बाद मैं वजूद में आया था। पता नहीं हर बंदा मुझसे 3 लफ्ज क्यों कहलवाना चाहता था। मैं बमुश्किल नीचे से उठा और भराई हुई आवाज में बोला, थानेदार साहब, बेशक मुझे गोली मरवा दें,
लेकिन कोई 3 लफ्जों वाली शर्त न डालें। मैं पहले ही बहुत सारे 3 लफ्जों का डसा हुआ हूँ। थानेदार ने जोर से डंडा मेज पर मारा। ओए बदबख्ता, मैं तेरे फायदे के लिए कह रहा हूँ। ओ जनाब, ये फायदा हमेशा मेरे लिए नुकसान ही लेकर आया है। तो ठीक है, नहीं तो ना सही। मैं FIR काटने लगा हूँ, और याद रख, एक दफा FIR कट गई तो तुझे उम्र कैद से कोई नहीं बचा सकता। सारे सबूत तेरे खिलाफ हैं। मैंने सर पकड़ लिया। ये अजीब आफत आन पड़ी थी। पता नहीं रिहाई की सूरत में मुझे कौन से 3 लफ्ज बोलने थे। मैंने गहरा सांस लिया और सर हिलाया। ठीक है जी, बताएं कौन से 3 लफ्ज बोलने हैं। थानेदार ने यकदम खुश होते हुए मेरा कंधा दबाया। खोते दा पुत्र, खोते दा पुत्र, मैंने पूरा जोर देकर कहा। थानेदार की आंखों से शोले निकलने लगे। उसने लपक कर मेरी गर्दन दबोच ली और दबाते हुए बोला, ओए तेरी यह जुर्रत, मैं तेरा कीमा कर दूंगा। मैंने बमुश्किल कहा, जनाब आपने ही तो कहा था कि 3 लफ्ज कहने हैं। वो मेरी गर्दन छोड़कर वहशतनाक नजरों से मुझे घूरने लगा। ओए लाइफ टाइम मरासी, मैंने खोतेदा पुत्र तुझे वैसे ही कहा था, 3 लफ्ज तो कोई और है। माफ कर दें जी, मैं समझा यही 3 लफ्ज कहने हैं। ओए जो 3 लफ्ज तुम्हें कहने हैं वो है, मैं डाकू हूँ। अम्मी जी, मेरी चीख निकल गई। ओए चीखते क्यों हो? थानेदार जी, मैंने कहा था ना कि 3 लफ्ज हमेशा मेरे लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। मैं डाकू नहीं हूँ। ओए मनहूसा, ये 3 लफ्ज बोल दे, मैं तुझे अभी छोड़ दूंगा। मुझे पता था कि वो चालाकी से काम लेकर मुझसे एतराफी बयान लेना चाह रहा है। अगर मैंने ये 3 लफ्ज बोल दिए तो उसने मुझे पक्का पक्का मरहूम कर देना था। मैंने तहैया कर लिया कि जो मर्जी हो जाए, मैं ये एतराफ नहीं करूंगा। ना मैंने डाका डाला था और ना मैं उसे कबूल कर सकता था। ओए बोलता क्यों नहीं? मैंने डाका नहीं डाला जी, फिर कैसे कबूल कर लूं? थानेदार ने गहरा सांस लिया, फिर मेरे कान के करीब होते हुए चीखा, मुझे सब पता चल चुका है। जो गेम तुमने मैडम के साथ खेली है उसका राज खुल गया है। अब अगर बचना चाहते हो तो अपने बयान में ये 3 लफ्ज कह दो। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें छोड़ दूंगा। अगर आपने ना छोड़ा तो फिर? ओए मैं कानून हूँ और कानून झूठ नहीं बोलता। उसने सदी का सबसे बड़ा झूठ बोला। मैं अजीब दोराहे पर आ गया था। इससे पहले कि मैं कोई जवाब देता, अचानक फहमी अंदर दाखिल हुई और मेरी जान में जान आई। मैं तेजी से उठ खड़ा हुआ। फहमी देखो, देखो ये मुझसे कह रहे हैं कि मैं एतराफ कर लूं कि मैंने ही डाका डाला है। फिर तुमने क्या कहा? फहमी ने सवाल किया। मैंने इनकार कर दिया। तुम गधे हो। मुझे यकीन था कि उसने ये जुमला थानेदार से कहा होगा, लेकिन जब थानेदार की आंखों में गुस्से के बजाय मुस्कुराहट देखी तो मुझे अलहाम हुआ कि ना सिर्फ ये जुमला मेरे लिए है, बल्कि इसी तरह के और भी कई शानदार जुमले मेरी तरफ आने के लिए पर तोल रहे हैं। ये डाका तुमने ही डाला है और अब बचाव सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है कि एतराफ कर लो। इंस्पेक्टर ने मुझसे वादा किया है कि वो तुम्हें छोड़ देगा। अच्छा, अगर तुमसे वादा किया है तो फिर मैं एतराफ कर लेता हूँ, मैंने शशोपन से कहा। वेरी गुड, बस इधर दस्तखत कर दो। थानेदार ने एक खाली कागज और कलम मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने झिझकते हुए कागज पर अपने दस्तखत कर दिए। थानेदार शायद मुतमईन नहीं हुआ था, लिहाजा उसने अपनी तसल्ली के लिए मेरा अंगूठा भी लगवा लिया। जैसे ही मैंने अंगूठा लगाया, थानेदार ने चमकती आंखों से फहमी की तरफ देखा और कागज उसकी तरफ बढ़ा दिए। फहमी ने मुस्कुराते हुए कागज जेब में रखा और थानेदार को इशारा किया। थानेदार मुस्कुराते हुए बाहर निकल गया। फहमी मेरे गाल पर चुटकी काटते हुए बोली, जाओ, वादे के मुताबिक अब तुम आजाद हो और मैं भी। तुम भी? क्या मतलब? मतलब यह कि अब इस कोरे कागज पर तुम्हारी तरफ से तलाकनामा लिखा जाएगा। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं लिखूंगा। फहमी ने मुझे पिचकारा। ओहो भाई, तुम्हें ये तकलीफ कौन दे रहा है? ये सब मैं खुद ही अपने वकील से करवा लूंगी। तुम जाओ, अपने घर जाओ और जाकर आराम करो। इतने दिनों से भाग भाग कर थक गए होगे। जाओ, शाबाश। मेरे जिस्म पर लर्जा तारी हो गया। ये मुझसे अनजाने में क्या हो गया था? मैं गंग खड़ा था। जाओ भी, अब जल्दी चले जाओ, वरना इंस्पेक्टर कोई भी केस बनाकर अंदर कर देगा। फहमी की आवाज मुझे कुएं से आती हुई महसूस हुई। मैं सोच भी नहीं सकता था कि यूं अचानक पलक झपकते में वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी और मेरे लिए पराई हो जाएगी। मेरी आंखें नम हो गईं। फहमी, ऐसे हजारों अंगूठे और लगवा लो, लेकिन खुदा के लिए मुझे मत छोड़ना। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। वो सीना तानकर आगे बढ़ी और निहायत हकारत से बोली, तुम गंदी नाली के कीड़े, मैं आसमान का चांद। पहले अपनी औकात पहचानो, फिर ऐसे जुमले कहना। तुम जैसे तो मैं नौकर भी नहीं रखती। दौलत के लालच में तुमने बहुत भागने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारा लालच ही तुम्हें ले डूबा। तुमने पहले दिन ही मेरी बात मान ली होती तो आज लाखों के मालिक होते। लेकिन तुम जिस मोहल्ले, जिस सोसाइटी से ताल्लुक रखते हो, वहां हमेशा 2 नंबर तरीके से माल बनाने को अहमियत दी जाती है। तुम लोग सिर्फ दौलत से प्यार करते हो। प्यार सीखना है तो जाओ मेरे असली शाहरुख से जाकर सीखो, जो मेरी सांसों में रहता है। उससे मिलो
और देखो कि बेगर्ज चाहत किसे कहते हैं। उसे मुझसे प्यार है, मेरी दौलत से नहीं। मुझे जरा सी भी तकलीफ हो तो वो रात भर सो नहीं पाता। जिस दिन मुझे फोन न करे उसे करार नहीं आता। मैं ही बेवकूफ थी जो गुस्से में आकर उसे तलाक का मुतालबा कर बैठी और यूं किस्मत मुझे तुम्हारे दर पे ले आई। लेकिन तुमने समझा कि शायद मैं तुम पर मर मिटी हूँ। ये जितने दिन तुमने हमारे घर में ऐश की है इसे अपनी जिंदगी का हासिल समझो। तुम जूतों में बिठाने के काबिल थे, मैंने तुम्हें सोफों पर बिठाया। तुम टूटी चारपाइयों पर सोने वाली कौम हो, मैंने तुम्हें मखमली बिस्तर दी है। जाओ और फख्र करो उस वक्त पर जो तुमने जन्नत में गुजारा है। लेकिन अब तुम्हें वापस अपनी दोज़ख में जाना होगा। मैंने तुम्हें बहुत बर्दाश्त किया है लेकिन अब नहीं करूंगी। मेरा वकील बहुत जल्द तुम्हारे इस दस्तखत शुदा कोरे कागज को तलाकनामे में बदल देगा। आज से तुम पर कोई पाबंदी नहीं। और हाँ, तुम्हारी इत्ला के लिए बताती चलूं कि तुमने वाकई कोई डाका नहीं डाला, बल्कि मैंने शाहरुख को हांगकांग से यहाँ बुलवाकर एक जाली तस्वीर बनवाई थी। कानून हमेशा की तरह पैसों के आगे झुक गया और मुझे कामयाबी नसीब हुई, हमेशा की तरह। लेकिन मैं इतनी भी जालिम नहीं हूँ कि तुम्हें खाली हाथ जाने दूं। ये लो, ये 10,000 रुपए हैं, इसे मेरी तरफ से बख्शिश समझकर रख लेना। अब जाओ, गेट आउट। मैंने आंसुओं से भीगी आंखें उठाई और उसके बड़े हुए हाथ से 10,000 ले लिए। फहमी, हम नालियों में रहने वाले मोहल्लों के बारे में कुछ जाने या ना जाने, लेकिन तुम महलों में रहने वाले नालियों में रहने वालों के मुतालिक बहुत कुछ जानते हो। पता नहीं ये मुशाहिदा है या तजुर्बा। लेकिन एक बात याद रखना, मोहब्बत अगर बराबरी की मोहताज होती तो कोई किसी के लिए तख्त हजारा ना छोड़ता, कोई रेत पर नंगे पांव ना झुलसता। मुझे वाकई तुम्हारी दौलत से प्यार था, लेकिन शायद वो भी तुम्हारी वजह से था। हम जैसे लोग दौलत के भूखे भी तुम्हारे जैसों की वजह से बनते हैं। हम भूखे पेट भी खुश होते हैं, लेकिन हमारे सामने तुम जैसे लोग रिस्क की बोटियां नोचते हो तो हमारी भूख भी छोटे बच्चे की तरह मचलने लगती है। हम जहाज के सफर की तमन्ना नहीं रखते, लेकिन जब तुम जैसे हमारे सरों के ऊपर से सफर करते हुए निकलते हो तो हमारी भी ख्वाहिशें बिलकने लगती हैं और हम जहाज पर बैठने के बजाय खुद जहाज बन जाते हैं। हमारी जेब में 20 रुपए भी हों तो हम फूले नहीं समाते, लेकिन जब तुम जैसे लोग हमारी आंखों के सामने अपने कुत्तों पर 20-20 हजार खर्च करते हो तो हमें शदीद ख्वाहिश होने लगती है कि काश हम भी कुत्ते होते। हम नालियों की मखलूक है, हम फरिश्ते नहीं होते, लेकिन खुदा की कसम शैतान भी नहीं होते। अपनी दौलत का मुकाबला बेशक हम जैसों से कर लेना, लेकिन कभी मोहब्बत का मुकाबला ना कर बैठना, बुरी तरह हार जाओगी। तुम जैसे लोग हम जैसों को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हो और फिर फेंक देते हो। हम खुश हो जाते हैं कि कुछ लम्हों के लिए ही सही, बादशाहों की कुर्बत तो नसीब हुई। फहमी, मैंने तुमसे सच्चे दिल से प्यार किया है। मैं खुद नहीं जानता कि मुझ में ये जज्बा कब बेदार हुआ, लेकिन कोई था जो इस नाली के कीड़े को आसमान के चांद का दीवाना बनाता रहा। लेकिन मैं समझता हूँ कि मोहब्बत खुदगर्जी का नाम नहीं। जरूरी तो नहीं कि जिसे हम मोहब्बत करें वो भी हमसे मोहब्बत करे। तुम्हें तुम्हारा शाहरुख मुबारक। इस जाली तलाक के बावजूद मैं कभी तुम्हारी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करूंगा। खुदा हाफिज। मैंने अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए। फहमी की मुख्तसर और बारीक सी आवाज मेरे कानों में पड़ी, उल्लू का पट्टा। थानेदार कमरे के बाहर बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। दीगर सब सिपाही पता नहीं कहाँ चले गए थे। मुझे देखते ही वो तेजी से करीब आया। हो गई बात? हाँ, खत्म हो गई बात। मैंने एक आ भरी। जाओ, अब दफा हो जाओ। जब भी तुम्हारा मुंह देखता हूँ कोई नई मुसीबत पड़ जाती है। मैंने हाथ में पकड़े 10,000 उसकी तरफ बढ़ा दिए। ये आप रख लीजिए। थानेदार की आंखें फैल गईं। वो सोच भी नहीं सकता था कि मैं उसे बिलावजह 10,000 दे सकता हूँ। उसने झपट्टा मारकर मेरे हाथ से नोट लिए और आंखों के करीब करके गौर से देखने लगा। ओए, ये कहीं ईद मुबारक वाले नोट तो नहीं? मैंने बुझे बुझे लहजे में कहा। नहीं, चेक कर लीजिए, बिल्कुल असली हैं। थानेदार की बाछें खिल गईं। वैसे तुम हो बड़े खबीज, पता नहीं खुद कितना बड़ा हाथ मारा है और मुझे सिर्फ 10,000 दे रहे हो। चलो, ये भी बहुत है। शुक्रिया इसलिए नहीं अदा करूंगा कि ये मेरा हक है। मैं थके थके कदमों के साथ थाने की इमारत से बाहर निकल आया। अचानक मुझे कुछ याद आया और मैं वापस पलटा। थानेदार मुझे वापस आता देखकर वहीं रुक गया। मैंने हकलाकर कहा, मुझे 7.5 रुपए दे दीजिए, मेरे पास वैगन का किराया नहीं है। थानेदार ने मेरी बात सुनकर एक कहकहा लगाया और फिर गिनकर पूरे 7.5 रुपए मेरे हाथ पर रख दिए। मैं चुपचाप सड़क पर आ गया और सीधा चलना शुरू कर दिया। अभी मुझे चलते हुए कुछ ही देर हुई थी कि अचानक किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रखकर मुझे जकड़ लिया। पहले तो मेरी समझ में कुछ न आया। मैंने हाथ पांव मारने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे किसी ने दोनों टांगे एल्फी से जोड़ दी हों। मैंने कुछ देखने की कोशिश की, लेकिन उसी लम्हे मेरे सर पर जोरदार कोहनी लगी और मैं होशो हवा से बेगाना होता चला गया। मुझे नहीं मालूम कि मेरी बेहोशी कितनी तवील थी, ताहम सर में टीस सी उठी तो मेरी आंख खुल गई। जैसा ही आंख खुली, मेरे 14 तबक रोशन हो गए। जानी और शरीफा मेरे सामने खड़े थे। मेरा हल्क गालियों से भर गया, ताहम मैंने उगलने से गुरेज किया। मेरा बस चलता तो मैं दोनों को खुरे में जिबा कर देता। मैंने नफरत से मुंह फेर लिया। अबे, नाराज है? जानी करीब आते हुए पिचकारा। नहीं,
तुझ से गले मिलने के लिए बेचैन हूँ, धोखेबाज। बेगैरत, तुम दोनों बहुत घटिया हो, मैं चिल्ला उठा। शरीफा तेजी से आगे बढ़ी। क्या कहा? कौन घटिया और बेगैरत है? मैं कांप गया। उसका सांप का पंच मुझे अब तक याद था। जानी बेगैरत और घटिया है, और मैं तुम भी बहुत अच्छी हो। देख कमाले, पहले पूरी बात सुन ले, फिर कोई इल्जाम देना। शरीफा ने जो कुछ किया तेरे भले के लिए किया। मैं समझ गया कि जिस ताकत ने अगवा करते वक्त मुझे टार्जन की तरह जकड़ रखा था, वो शरीफा के अलावा कोई नहीं हो सकती। जानी तो एक हाथ की मार था। जानी का जुमला सुनने के बाद असूलन तो मुझे उसका मुंह नोच लेना चाहिए था, लेकिन मैं लेटा हुआ था और वो मेरी पहुंच से काफी दूर था। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन सर पर लगे गोमड़ ने एहसास दिलाया कि मामला काफी सीरियस है। मैं दोबारा बिस्तर पर गिर गया। उसे बिस्तर कहते हुए मुझे काफी शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि उस जगह सिवाय उधड़े हुए बांध के और कुछ नहीं था। कमाले, आज अगर हम तुझे इधर ना ले आते तो टवाना साहब ने तुझे पक्का पक्का कत्ल कर देना था। जानी ने धमाका किया। अब मेरे कत्ल से किसी को क्या फायदा हो सकता है? जो होना था वो तो हो भी गया। मैंने ठंडी आ भरी। जानी खुशी से उछल पड़ा। हो गया? हाँ जी, मैं चाचा बन गया, मुबारक हो। अबे क्यों मुफ्त की मेहनत मेरे पल्ले डाल रहा है? होने से मुराद है कि फहमी ने। मैं अचानक चुप कर गया। पता नहीं शरीफा के सामने इस बात का जिक्र मुनासिब था भी कि नहीं। जानी भी शायद समझ गया था, इसलिए जल्दी से बोला, फिक्र ना कर, शरीफा अब हमारी है। उसने शराकती हौसला दिया। मैं किसी बात का एतबार नहीं कर सकता, लिहाजा कुछ नहीं बताऊंगा। बता दे, मैं माफी मांगता हूँ, शरीफा गुर्राकर बोली और मेरी जान निकल गई। वो उल्लू की पट्टी माफी भी ऐसे मांग रही थी जैसे माफी दे रही हो। मैं बुनियादी तौर पर एक शरीफ इंसान हूँ और लड़ाई झगड़े, खसूसन खवातीनी झगड़ों से तो वैसे ही दूर भागता हूँ, इसलिए चारों नाचार बोलना पड़ा। फहमी ने मुझसे सादा कागज पर जाली दस्तखत करवा लिए हैं। वो कहती है कि वो उन पर तलाकनामा लिखवाएगी। जानी मेरा हाथ दबाकर बोला, शरीफा ऐसा नहीं होने देगी। उसने जुमला को यूं कहा जैसे शरीफा जिलाई नाज़म है। तुझे पता है, जब फहमी ने तुझे थाने भिजवा दिया था तो शरीफा ने ही सेठ साहब को तुम्हारे बारे में बताया था। शरीफा ना बताती तो तुम्हें कभी रिहाई ना मिलती। मैं हकीकतन उछल पड़ा। तो क्या वो शरीफा थी? ओ माई खुदा, तो क्या वो मेरा हमदर्द असल में शरीफा थी? मैं तो पठान को अपना हमदर्द समझता रहा। मेरे दिलो दिमाग में धमाके से होने लगे, लेकिन शरीफा को ऐसा करने की क्या जरूरत थी? पहले फंसवाया, फिर साथ मिल गई। जानी मेरे चेहरे से ही सारे सवाल पढ़ रहा था। सर खुजाते हुए बोला, शरीफा काफी अरसे से फहमी के घर में काम कर रही है। मुझे भी बाद में पता चला। असल में फहमी मतलब भाभी तुम्हारे गायब होने पर प्लान बना रही थी कि तुम्हारी माँ को भी गिरफ्तार करवाया जाए और फिर अखबारात में तुम्हारी माँ और बाप की तस्वीरें दी जाए। जाहिरी बात है, तुम देखते तो फौरन पहुंच जाते। शरीफा ने मुझे सारी बात बताई और कहने लगी कि क्यों ना हम खुद कमाले को फहमी के पास ले चलें, ताकि फहमी आइंदा भी मुझ पर एतबार करे और अपनी राज की बातों में शरीक कर ले। मुझे उसका प्लान पसंद आया और मैंने इजाजत दे दी। जानी तेरा बकायदा बेड़ा गर्क हो। यही सब करना था तो मुझे भी बता दिया होता। मैंने कौन सा इनकार करना था? मैंने रोनी सूरत बनाई। तू गधा है, शरीफा ने ऐलान किया। मैं कोई मामूली औरत नहीं, घाट घाट का पानी पिया है। ऐसी बात हो भी तो एतराफ नहीं करना चाहिए। मैंने फौरन गुजरगाना नसीहत की। शरीफा लाल नीली हो गई। इससे पहले कि जानी कुछ कहता, उसने दांत पीसे और घूर कर बोली, लगता है तेरी हड्डी पसली अभी अपनी जगह पर कायम है। एक हाथ और मार दिया तो कयामत के रोज ही उठेगा। तू भी तो सीधी बात किया करना, जानी ने शरीफा को डांटा। जानी ज्यादा बकबक ना कर, जितने दिन ये यहाँ रहा है अभी मैंने इसका हिसाब नहीं लिया, कमबख्त मुफ्तखोरा। कमाले, माइंड ना करना यार, तुझे तो पता है शरीफा दिल की बुरी नहीं है। मैंने इस बात में सर हिलाया। वाकई मुझे अच्छी तरह पता था कि शरीफा दिल की ही नहीं, हाथ की भी बहुत बुरी है। शरीफा कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, फहमी बड़ी चालाक लड़की है, मैंने उसके पहले खावन को भी देख लिया है। मैं चीख उठा, क्या? वो यहाँ है? हाँ, वो यहाँ है और टवाना साहब के पास है, जानी ने जवाब दिया। टवाना साहब के पास? क्या मतलब? मैं चौंका। टवाना साहब को नहीं पता कि वो शाहरुख है, वो समझ रहे हैं कि वो तुम हो। जिंदाबाद, खुशी के बारे में झूम उठा। इसका मतलब है टवाना साहब शाहरुख का हशर नशर कर रहे होंगे। नहीं, जानी ने इत्मीनान से कहा, उन्होंने उसे बड़े आराम से रखा हुआ है। आराम से? क्यों? इसलिए कि तुमने यानी शाहरुख ने उनकी तमाम शर्तें मान ली हैं। कैसी शर्तें? ये तो मुझे उसने नहीं बताया, लेकिन मैंने सुना था वो टवाना साहब को कह रहा था कि आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। वैसे कमाले, मैं हैरान हूँ कि जब से शाहरुख आया है टवाना साहब को दौरे पड़ने बंद हो गए हैं। अब जानी को हैरान करने की बारी मेरी थी। मैंने तंजिया लहजे में कहा, जानी, टवाना बकवास करता है, उसे कोई दौरे नहीं पड़ते। जानी उछला,
ये क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूँ। और एक और मजे की बात सुन, तेरा टवाना मेरी बीवी का चाचा भी है। नहीं, जानी चकरा गया। ये सब क्या है? और सुन, तेरा टवाना दोनों का बहाना करके मेरे ससुर यानी फहमी के बाप से हर माह लाखों रुपए बटोर रहा है और अब वो उसकी जायदाद पर कब्जा करना चाहता है। जानी गंग खड़ा था और शरीफा गहरी सोच में गुम थी। थोड़ी देर बाद जानी ने एक झुरझुरी सी ली और मुट्ठियां भेंच कर बोला, तो इसका मतलब है वो शाहरुख को तुम्हारे ससुर के कत्ल में इस्तेमाल करना चाहता है? जानी, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फहमी ने बेशक मेरे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन उसके बाप ने हमेशा मेरा साथ दिया है। सेठ को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तू फिक्र न कर, मैं सारी बात समझ गया हूँ। फिलहाल तो टवाने को यही पता है कि ये शाहरुख असल में तू ही है, इसलिए उसने उसे मेरे हवाले कर रखा है, यानी मैं ही उससे मिलजुल सकता हूँ। टवाना समझता है कि मैं ही तुझे लाया था, इसलिए मुझे ही तेरे आसपास रहना चाहिए। यकीन कर, शुरू शुरू में तो मैं भी धोखा खा गया था। वो बेगैरत बिल्कुल तेरे जैसा है, वही नाक नक्शा, वही चेहरे पर लानत, वही मकबूतुल हवासी। जिस दिन टवानों से डेरे पर लाया मैं बहुत परेशान हो गया। मैंने मौका पाकर एक दिन उसे कहा कि तुम तो जेल में थे, यहाँ कैसे आए? आगे से अंग्रेजी में कुछ बकने लगा, फिर बोला, मुझे कुछ हो गया तो मैं तुम सबको तबाह कर दूंगा। बस मैं तो समझ गया कि ये कोई और है। इतनी लंबी लंबी भड़के तो कभी तेरा बाप भी नहीं मार सकता। वैसे भी तुझे तो अंग्रेजी आती ही नहीं, तू तो अंग्रेजी सीख भी ले तो तेरे मुंह से पंजाबी बनकर ही निकलेगी। जानी, क्या उसे पता है कि मैं तेरे घर रह चुका हूँ? नहीं, लेकिन मैं उसे बता चुका हूँ कि तेरी शक्ल का एक बंदा पहले भी डेरे पर आ चुका है और टवाना साहब तुम्हें वही समझ रहे हैं। आगे से बोला, मैं वो नहीं हूँ। मैंने कहा कि अगर टवाना साहब को पता चल गया कि तुम वो नहीं हो तो वो तुम्हें खड़े खड़े गोली मरवा देंगे। जिंदा रहना चाहते हो तो यही कहो कि तुम कमाले हो। बस मेरी बात उसकी समझ में आ गई और अब वो अंग्रेजी नहीं बोलता, खुद को कमाला ही कहता है। उल्लू का पट्टा, मैंने जेरे लब कहा। अब टवाने का प्लान ये है कि वो शाहरुख को सेठ के घर भेजेगा और शाहरुख सेठ को कत्ल करेगा। सारा इल्जाम तुम पर आएगा क्योंकि डेरे के सारे मुलाजिमीन, सेठ के मुलाजिम और थानेदार सब तुम्हें अच्छी तरह से पहचानते हैं। मैं टूटी चारपाई से नीचे गिर गया। अगर खुदा न ख्वास्ता शाहरुख कामयाब हो गया तो मैं तो सीधा सीधा फांसी चढ़ गया था। उसने बड़े आराम से फहमी को साथ लेकर हांगकांग निकल जाना था और मैंने जेल में अपनी जिंदगी के दिन गिनने थे। शरीफा आगे बढ़ी और मेरे कंधे पर हाथ मारकर बोली, शेर बन शेर, कुत्ते। मैंने रहम तलब नजरों से जानी की तरफ देखा। शरीफा हद से बढ़ रही थी और मैंने सोच लिया था अगर उसने दोबारा मुझे गाली दी तो मैं थप्पड़ मारकर उसके पांव पड़ जाऊंगा। जानी खामोश रहा, तहम शरीफा फिर शुरू हो गई। अब की बार उसने जानी को मुखातिब किया, ओए तू जा किसी तरह उस मामे शाहरुख को यहाँ ले आ, बाकी मैं खुद संभाल लूंगी। जानी ने मोटी सी गाली निकाली और दांत पीसते हुए बोला, वो इंसान है, कोई कतोरा नहीं कि रस्सी से बांधकर या बगल में छुपाकर यहाँ ले आऊं। मैं टवाने का मुलाजिम हूँ, मालिक नहीं। मैं तो खुद वैगनों पर धक्के खाता फिरता हूँ। शाहरुख को यहाँ कैसे लाऊंगा? इससे पहले कि शरीफा जवाब में कुछ कहती, अचानक मुझे कोई ख्याल आया। वैसे जानी, यार एक तरीका हो सकता है, शाहरुख खुद ब खुद यहाँ आ जाएगा। वो दोनों चौंक गए और एक साथ उनके मुंह से निकला, वो कैसे? तू ऐसा कर के किसी तरह से शाहरुख को वहां से निकाल कर बाहर ले आ और मुझे उसकी जगह अंदर दाखिल कर दे। शाहरुख तो वैसे भी भागने के लिए तैयार होगा, तू उसे यहाँ अपने पास पनाह दे देना। लेकिन तू मेरी फिक्र न कर, मैं सेठ को बचाना चाहता हूँ। ध्यान से मेरी जान, हो सकता है टवाने को वाकई दौरे पड़ते हों। अगर ये सच हुआ तो तू रोजे मैशत तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। मैं कांप गया। जानी ने इतने एतमाद से बात की थी कि मैं बेइख्तियार सुकड़ गया। अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक। अगर वाकई जानी की बात दुरुस्त करार पाई तो मैंने वाकई बाकी जिंदगी जोगी बनकर गुजारनी थी। लेकिन मुझे कुछ हौसला उस गुफ्तगू का था जो मैं सेठ के घर में सुन चुका था, इसलिए दिल पर जबर करके कहा, जानी टवाने को दौरे नहीं पड़ते और अगर पड़ते भी हुए तो मैं औरत बनकर छुटकारा पालूंगा। तू औरत भी बन सकता है? शरीफा ने दीदे मटकाए। हाँ, इंसान को हर किस्म के हालात के लिए तैयार रहना चाहिए, मैंने टक्का सा जवाब दिया। और क्या क्या बन सकता है तू? उसने तफ्तीश शुरू कर दी। मेरी आंखें नम हो गई। ऐ पहलवान औरत, मैं जाली खावन भी बन सकता हूँ, साइंसदान भी बन सकता हूँ, औरत भी बन सकता हूँ, मुजरिम भी बन सकता हूँ, सियासी वर्कर भी बन सकता हूँ, दामाद भी बन सकता हूँ। इसका मतलब है तुम तो बड़े खबीस हो। उसने गर्दन हिलाई। मैंने घूरकर जानी की तरफ देखा। जानी जल्दी से बोला, कसम उठवा ले, मैंने नहीं बताया। मेरा दिल सर पीटने को चाह रहा था, लेकिन क्या करता, सर तो पहले ही पीटा हुआ था। वो दोनों आपस में बहस करने लगे। शरीफा इस बात की हामी नहीं थी कि मैं टवाने के पास दोबारा जाऊं। उसका इसरार था कि शाहरुख को ही यहाँ लाया जाए। ताहम जानी मेरा हामी था। थोड़ी देर बहस जारी रही।
फिर अचानक शरीफा बोली, मेरे जहन में एक तरकीब है। नामुमकिन, बे इख्तियार मेरे मुंह से निकला। तरकीब का आना? उसने पूछा। नहीं, जहन का होना, मैंने तस्दीक की। वो काफी देर तक बात समझने की कोशिश करती रही, लेकिन कुछ ना समझकर दोबारा बोली, ये ऐसी तरकीब है कि कामयाब हो गई तो सब कुछ बदल जाएगा। मैंने सोचा, सुन लेने में क्या हर्ज है, बोलो। जानी तेजी से बात काट कर बोला, जाने दे शरीफा, तेरी तरकीब भी तेरी तरह ही होगी, वक्त जाया ना कर, जो कमाला कहता है करने दे। वो चिढ़ गई और गुस्से से बोली, दोबारा मेरी बात काटी तो तेरे हलक में घुसकर बैठ जाऊंगी। जानी लरस गया और खुशियाना होकर एक तरफ पाए पर बैठ गया। मैंने कहा, बोलो शरीफा, मैं हमातन गोश हूँ। वो हैरान रह गई, खरगोश? लेकिन तू तो कहता था कि तेरा नाम कमाला है। लाहौल वाला कुव्वता। बाबा मैंने कहा है, मैं सुन रहा हूँ, बोलो क्या तरकीब है। देख, क्यों ना हम भी वही करें जो शाहरुख कर रहा है। तुम्हारा मतलब है मैं भी सेठ के कत्ल में शरीक हो जाऊं? खच्चर हो तुम, गधे के बच्चे। मैं कह रही हूँ कि अगर तुम वादा करो कि जो मैं कहूंगी वो करोगे तो मैं पूरी बात बताती हूँ। मुझे लगता है तुम सस्पेंस डाइजेस्ट के दफ्तर में भी झाड़ू लगाती रही हो। वहां क्या होता है? वो चौंकी। वहां यही कुछ होता है जो इस वक्त तुम कर रही हो। भाई सीधी सीधी बात बताओ, करना क्या है? मैंने मुंह बनाया। वो आगे को झुकी, करीब हुई और आहिस्ता से बोली, तुम्हें 3 लफ्ज कहने हैं। ये सुनते ही यकदम मेरी आंखें फैली, नब्ज तेज हुई, जिस्म कपकपाया और मैंने पूरी कुव्वत से उठकर बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। तो दोस्तों, आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में हमें लाजमी बताएं। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखें। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को लाजमी दबा दें।